टॉपिक पढ़ते हैं क्रोनिक लेग अल्सर्स। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है लेकिन हम कोशिश करेंगे इसे एज अर्ली एज पॉसिबल समराइज़ करें। सो क्रोनिक लेग अल्सर बेसिकली क्या है? इट इज़ अ डिफेक्ट इन स्किन बिलो नी परसिस्टिंग फॉर मोर देन 6 वीक्स एंड शोइंग नो टेंडेंसी टू हील फॉर 3 to 6 मंथ्स। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है ना, वो काफ़ी एक्सटेंसिव क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये 90 to 92% होता है वेस्कुलर डिसऑर्डर्स से, जिनमें से 72% से 70% वीनस अल्सर्स और 22% आर्टीरियल डिसऑर्डर्स की वजह से जो आर्टीरियल अल्सर बनता है। और इसके अलावा वीनस के बाद फिर 7% जो मतलब है ना अल्सर्स, वो बनाते हैं फिर हमारी जो न्यूरोजेनिक न्यूरोपैथिक डिजीज़ हो, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, मेटाबॉलिक डिजीज़, गाउट वगैरह, सिकल सेल डिजीज़। इसके अलावा ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस, ट्रामा, मतलब वो फिर एक्सटेंसिव क्लासिफिकेशन है और वो जस्ट मिल के 7% बनाती है। जो मेन मतलब काज है ना, वो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से है। अब हम इसे क्लासीफाई करते हैं फर्दर, जिसकी मेन टाइप उसे पढ़ते हैं, तो वो है वीनस अल्सर्स और आर्टीरियल अल्सर्स और न्यूरोपैथिक। वीनस को स्टार्ट करते हैं। वीनस अल्सर्स बेसिकली बनते हैं ड्यू टू डैमेज टू वीनस वाल्व्स। अब वीनस वाल्व्स का क्या काम है? वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। जब वीनस वाल्व्स डैमेज हो जाएंगे तो ब्लड जो है ना, वीनस सिस्टम से हार्ट की तरफ नहीं जाएगा, वो वहीं इकट्ठा हो जाएगा, उसका बैक फ्लो होगा। और ब्लड जब ज़्यादा जमा हो जाएगा तो वो वेसल से एक्स्ट्रावेजेट करके टिश्यूज़ में जाएगा और उसके नतीजे में ये अल्सर्स बनते हैं। मेन पैथोलॉजी है ड्यू टू डैमेज टू वीनस वाल्व्स। वीनस अल्सर्स इरेगुलर इन शेप होते हैं, इनके बॉर्डर्स वेल डिफाइंड होते हैं और मोस्टली ये सुपरफिशियल वीनस सिस्टम में बनते हैं। और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतलब हमारी लेग्स की, एंकल की मीडियल साइड पे बने ना, वो लॉन्ग सेफिनस वेन्स को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि सुपरफिशियल वीनस सिस्टम में एक लॉन्ग सेफिनस वेन्स है और शॉर्ट सेफिनस वेन्स हैं। जो मीडियल साइड पे अल्सर बनते हैं वो होते हैं ड्यू टू लॉन्ग सेफिनस वेन्स वाल्व इनकम्पिटेंसी, और जो लेटरल साइड पे बनते हैं वो शॉर्ट सेफिनस वेन्स की वजह से होते हैं। इनकी जहाँ तक डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ये ईजिली डायग्नोस हो जाते हैं। बाकी फर्दर कन्फर्मेटरी जो टेस्ट है वो है डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। ये फिर सुपरफिशियल वीनस सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या वेरिकोज वेंस वगैरह, उनको इजीली डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा इसकी जो ट्रीटमेंट है ना, जनरल ट्रीटमेंट ये है कि हमने ना कंप्रेशन अप्लाई, उस पार्ट पे कंप्रेशन अप्लाई करनी है, तो ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग और वार्म क्लॉथ्स वगैरह, ये चीज़ें। इसके अलावा फार्मेकोलॉजिक ट्रीटमेंट कोई एज सच इफ़ेक्टिव नहीं है। पेंटोक्सीफेलिन हम देते हैं लेकिन इसका यूज़ भी रेयर है, ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। इसे हम फार्मा में पढ़ चुके हैं ब्रोंकोडिलेटर्स वाले चैप्टर में। इसके अलावा क्योंकि जितने भी अल्सर्स हैं ना, चाहे मतलब वीनस हों, आर्टीरियल हों, जितने भी वेस्कुलर अल्सर हैं, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इन सब में हमने एनाल्जेसिया देना है, पेन मैनेजमेंट करनी है। और इसके अलावा स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे उस एरिया की। सर्जरी हम इसलिए करेंगे ताकि अल्सर की रिकरेंस ना हो। यहाँ पे सर्जरी का काम ये हीलिंग नहीं करती सर्जरी, यहाँ पे रिकरेंस को प्रिवेंट करती है अल्सर्स की। बाकी आर्टीरियल अल्सर जो है ना, ये बेसिकली कैसे बनते हैं? जब मतलब आर्टीरियल इनसफिशेंसी की वजह से, और जहाँ पे किसी आर्टरी का कोई मसला हो ना, तो ब्लड जो है ना आगे रुक जाता है, तो जो आगे वाला एरिया है उसका इस्कीमिया हो जाता है और इस्कीमिया के रिज़ल्ट में हमेशा अल्सरेशन होती है। सो ये जो है ना, मतलब एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ होती हैं, ये उनकी वजह से बनते हैं। ये मोस्टली प्रोमिनेंट होते हैं टोज़, हील्स, बोनी प्रोमिनेंस पे। सबसे ज़्यादा पेनफुल हमेशा आर्टीरियल अल्सर्स होते हैं, क्योंकि ये इस्कीमिया की वजह से बनते हैं। ये मोस्ट पेनफुल होते हैं। अब जैसे वीनस अल्सर थे ना, वो इरेगुलर इन शेप, वेल डिफाइंड थे, ये पॉइंट आउट होते हैं, मतलब ये बाहर को उभरे हुए होते हैं। इनकी जो ट्रीटमेंट है ना, जो जनरल ट्रीटमेंट है वो तो है एनाल्जेसिया, पेन में मतलब मैनेज करना है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। जो मेन ट्रीटमेंट है ना, वो है सर्जिकल रीवेस्कुलराइजेशन। इसके लिए ना हम एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स चेक करते हैं। अगर एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, जो कि नॉर्मली 1 होता है, ये हम पढ़ेंगे आर्टीरियल डिसऑर्डर्स में आगे, अगर नॉर्मली 1 होता है, अगर 0.7 से कम हो जाए तो फिर हमने सर्जिकल रीवेस्कुलराइजेशन या सर्जिकल बाईपास करना है। और इसके अलावा एक ड्रग है सिलोस्टाजोल, वो आर्टीरियल अल्सर्स में तो इफेक्टिव नहीं है लेकिन इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन में इंपॉर्टेंट है, उसमें वो इफेक्टिव है। उसमें वो वॉकिंग को इम्प्रूव करता है, वॉकिंग ड्यूरेशन को। अच्छा जी, जो न्यूरोजेनिक अल्सर्स है ना, ये मोस्टली
डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से बनते हैं। और भी काजेज़ हैं, सिफाइलिस, टेप्स टोरसेलस, ये भी, लेकिन मोस्टली डायबिटीज़ की वजह से। सो ये पेनलेस होते हैं। ये बेसिकली होते हैं ड्यू टू सेंसरी न्यूरोपैथी। सो जो इन्वॉल्व्ड एरिया होते हैं ना, उसकी सेंसेशन डिक्रीज़ हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई माइनर ट्रॉमा हो ना, वो अननोटिस जाता है, उसका पता नहीं चलता और बाद में वो अल्सर बन जाता है। सो इनकी अपेरेंट्स भी आर्टीरियल अल्सर की तरह पॉइंट आउट होती है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये पेनलेस हैं और वो एक्सट्रीमली पेनफुल थे। सो आगे हम फर्दर पढ़ते हैं डिक्यूबिटस अल्सर। हाँ, न्यूरोजेनिक अल्सर्स की डायग्नोसिस हम सेंसरी एग्जामिनेशन पे करते हैं, तो इनकी सेंसेशंस डिक्रीज़ होती हैं इन्वॉल्व्ड एरिया की। सो जो डिक्यूबिटस अल्सर है ना, ये हमारे प्रॉफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये एक दो बार एससीक्यू में आ चुके हैं। सो इनका दूसरा नाम बेड अल्सर्स भी है, बेड सोर्स भी है, प्रेशर अल्सर्स भी है। ये मोस्टली ना बेड रिडन पेशेंट्स में बनते हैं, मतलब जो लॉन्ग अरसे के लिए, ज़्यादा अरसे के लिए बेड रिडन हो जाए ना, जो चल फिर ना सकें, चलने फिरने के काबिल ना हो, कोई सर्जरी वगैरह के बाद, ट्रामा के बाद। सो उनमें ये ज़्यादा बनते हैं। या जो एल्डर्स होते हैं, बुज़ुर्ग, जो चल फिर ना सकें, जब मतलब बेड रिडन हो जाएं, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। सो इसकी बेसिकली पैथोलॉजी ये है कि जब एक मतलब पर्सन काफ़ी ज़्यादा अरसे के लिए ना चलने फिरने के काबिल ना हो, बेड रिडन हो जाए, तो उसकी बोन और बेड के दरमियान हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू होता है ना, उस एरिया का, वो कंप्रेस हो जाता है। और सॉफ्ट टिश्यू के कंप्रेस होने से अल्सर्स बनते हैं। पेशेंट की बोन और जिस बेड वगैरह पे वो मतलब सोता है ना, लेटता है, उसके बीच में। सो सॉफ्ट टिश्यू कंप्रेस हो जाता है। इसके जो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं ना, वो एक प्रेशर, वो मतलब बेड वगैरह का जो प्रेशर होता है, उसके अलावा एनीमिया, इंजरी, माल न्यूट्रिशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉइस्चर। क्योंकि जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, ये खुद यूरिनेट करने के काबिल नहीं होते, तो इनका यूरिन थोड़ा बहुत ड्रिबल करता है, या ये खुद बता नहीं सकते, कोई मतलब पेशेंट ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस वाले हों। तो ये एक चीज़ प्रैक्टिकली मतलब काफ़ी देखी गई है कि मतलब इनके ना जो ग्लूटियल रीजन हो, या ये एनर रीजन हो, या मतलब ये जो एरिया होता है ना, इस सारे एरिया में ना ये अल्सर, बेड अल्सर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। सो मॉइस्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर बेड अल्सर्स। बाकी इनकी ट्रीटमेंट जो है ना, वो ये है कि हमने प्रेशर को अवॉइड करना है। जो हमारा मतलब पेशेंट है ना, उसकी पोजीशन को चेंज करते रहना है, ताकि कोई एक जगह कंप्रेस ना हो, पोजीशन उसकी चेंज होती रहे। और इसके अलावा स्पेशली सॉफ्ट बेड्स हैं, स्पेशली डिज़ाइंड बेड्स, जो मतलब हमारी सॉफ्ट टिश्यूज़ को कंप्रेस नहीं करते। तो एक बात ये है कि इसको ना प्रिवेंट किया जाए, इसकी ट्रीटमेंट फिर ये बहुत स्लोली हील करते हैं। बेड अल्सर्स बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं हील करने में। सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है रेदर देन ट्रीटमेंट। बाकी इनकी स्टेजिंग जो है ना, ये जब तक मतलब वो ओवरलेइंग स्किन नेक्रोटिक हो ना, हम इन्हें स्टेज नहीं कर सकते। सो पहले हम उसको एक्सरसाइज करते हैं, फिर स्टेजिंग करते हैं। सो इस चार स्टेजेस हैं इनकी। जो पहली स्टेज है ना, वो ये है कि स्किन इंटैक्ट हो, बाकी नॉन ब्लैंचिंग इरिथमा हो स्किन का, ठीक है, मतलब जो स्किन की कैपिलरीज है ना, वो इंटैक्ट ना हो, बाकी स्किन खुद इंटैक्ट हो। सो इसके बाद जो दूसरी स्टेज है, उसमें पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होता है, तीसरी में फिर फुल थिकनेस स्किन लॉस, और चौथी स्टेज में फुल थिकनेस स्किन लॉस के साथ साथ अंडरलाइंग जो हमारे स्ट्रक्चर्स है ना, बोन, लिगामेंट्स, वो भी डैमेज हो जाते हैं, मसल्स। बाकी डायबिटिक अल्सर जो है ना, ये बहुत कॉमन है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। मतलब 10 में से हर एक डायबिटीज़ पेशेंट को लाइफ में ना ये ज़रूर फुट अल्सर, डायबिटिक फुट अल्सर बनते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट भी एम्प्यूटेशन है इवेंचुअली, जो इवेंचुअल ट्रीटमेंट है। बाकी इनकी जो ग्रेडिंग है ना, जो ग्रेड 1 होते हैं, वो मतलब ग्रेड, पहले ग्रेड 0 का बता दूं, मतलब वो पेशेंट जो डायबिटीज़ के भी हों, जिन्हें अभी अल्सर ना बने हों, जो एट रिस्क पे हों, जिनके भी स्किन इंटैक्ट हो, ये ग्रेड 0 है। ग्रेड 1 सुपरफिशियल अल्सर्स हैं। ग्रेड 2 फिर डीप अल्सर्स अप टू टेंडन लिगामेंट्स। और ग्रेड 3 ये कि डीप अल्सर्स में भी एप्सिस बन जाए या ऑस्टियोमाइलिटिस। और ग्रेड 4 जो है ना, 4 फुट गैंग्रीन जो हो, मतलब फुट का सामने वाला पोर्शन हो ना, उसमें गैंग्रीन बन जाए। और ग्रेड 5 क्या है कि होल फुट की गैंग्रीन बन जाए। इसके अलावा चार कोट फुट, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक फुट भी इंपॉर्टेंट था। सो चार कोट फुट जो है ना, इसका डायबिटिक अल्सर से फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें ना सेंसरी न्यूरोपैथी के साथ मोटर न्यूरोपैथी भी होती है। अब वहाँ क्या था, डायबिटिक अल्सर कैसे बनते थे, डायबिटीज़ के पेशेंट में सेंसरी न्यूरोपैथी हो जाती थी, उनकी सेंसरी सप्लाई उस एरिया की रिड्यूस हो जाती थी, कोई ट्रामा उन्हें हो छोटा मोटा, तो पता नहीं चलता था, और उसके नतीजे में वो छोटा ट्रामा
मेन अल्सर बना देता था। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरोपैथी वो काम पूरा होता है, लेकिन साथ में मोटर न्यूरोपैथी भी होती है। मतलब हमारे जो इस एरिया के फुट वाले एरिया के जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं ना, वो भी वीक हो जाते हैं। और फिर वो इंसान जब ज़्यादा अरसा चलता है तो वो जो प्रेशर आता है पैरों पे, उसकी वजह से चार कोट फुट बनता है। सो इसमें ना हमारा फुट नॉर्मली होता है कनकेव, लेकिन इसमें कन्वेक्स फीट फुट कन्वेक्स शेप हो जाता है विद रॉकर बॉटम पेरेंट्स। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक नॉर्मल फुट है जो कनकेव है, ये जगह उभरी हुई है। और ये चार कोट फुट देखें, ये टोटली फ्लैट हो गया, कन्वेक्स हो गया है। अब इसका जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है ना, वो ये है कि हमने जो अल्सर है उससे प्रेशर उसका रिलीव करना है, इन्फेक्शन वगैरह कंट्रोल करना है, और एनाल्जेसिया इसमें नहीं देना होता क्योंकि ये पेनलेस अल्सर होते हैं। बाकी एग्रेसिव सर्जिकल डिब्रेडमेंट करनी है। और जो मेन ट्रीटमेंट है, जो मेन बात है, क्योंकि ये डायबिटीज़ की वजह से होते हैं, इसलिए एडिक्वेट ग्लाइसीमिक कंट्रोल करना है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ओरल ग्लाइसीमिक ड्रग्स हैं ना, वो इसमें इफेक्टिव नहीं है, हमने इंसुलिन ही देनी होती है, ओरल ड्रग्स नहीं देने होते। और बाकी जो मेन ट्रीटमेंट है ना, वो होती है अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, हर ग्रेड की अपनी ट्रीटमेंट है। अब जैसे ग्रेड ज़ीरो है ना, फुट एट रिस्क है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, जस्ट ग्लाइसीमिक कंट्रोल करना है, जनरल मेजर्स करनी है। अब ग्रेड वन में सुपरफिशियल अल्सर बनता है, तो इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसको एक्सरसाइज कर देना है, बाकी ग्लाइसीमिक कंट्रोल। और जो डीप अल्सर जो हैं, इनके लिए क्या क्या करना है, इनके लिए भी हमने एक्सीजन करनी है। जो डीप अल्सर के साथ एप्सिस या ऑस्टियोमिलेटिस बन जाए, तो इनकी ना हमने एग्रेसिव सर्जिकल डिब्रेडमेंट करनी होती है, ठीक है ना। सिंपल एक्सरसाइज नहीं करनी, ये पूरा एक्सरसाइज करना है, अप टू बोन, बोन तक एक्सरसाइज करना है। 4 फुट गैंग्रीन जो ग्रेड 4 है, इसमें हमने क्या करना है, 4 फुट एम्प्यूटेट कर देना है, एम्प्यूटेशन करनी है 4 फुट की, पूरा काट देना है 4 फुट। और जो होल फुट गैंग्रीन है ग्रेड 5, ये फुट से फिर लेग तक भी जा सकती है, इसको भी इन्वॉल्व कर सकती है, इसलिए हमने बिलो नी पूरा का पूरा एरिया जो है ना एम्प्यूटेट कर देना है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे जनरल सर्जरी को। सो मेरा फोकस अभी ये है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले पढ़ा दूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो उसके बाद अगर किसी चैप्टर में कोई मतलब नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा तो उसे भी बाद में कवर कर लेंगे। फर्दर कोई मसला हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।